दोस्तों यहाँ पे पीछे आप देख रहे होंगे ये सब जो मैप्स वगैरह लगे हुए हैं, उधर बगल में भी लगे हुए हैं, सारी जगह मैप्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये कोई जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम का, और ये प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम है ज़्यादातर चांसेस है कि सिविल सर्विसेज का। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं बीपीएससी टॉपर जो हैं जिनका रैंक 11 है, उनके घर पे हम आ चुके हैं। तो इनसे हम परिचय लेंगे कि क्या-क्या इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था, कैसे इन्होंने टॉप किया, और क्या-क्या आप अगर इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है, स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, और आप इसको देख के आपको एक पता भी चलेगा कि मतलब कहाँ पे हम अटके हुए हैं। ये सारी चीज़ के लिए तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, और बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा-सा परिचय दे दीजिए। आपने बेसिक स्कूलिंग वगैरह के बारे में, और आपका अभी कौन-सा पद क्या-क्या मिला है, ये सब बताइए? मैं रहने वाला हूँ जानीपुर गांव का, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। मैंने अपनी 10th और 12th यहीं पे डीएवी बीएससीबी कॉलोनी से किया है। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर से 2020 में। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों की। बीपीएससी में मेरा दूसरा प्रयास है, और मुझे इस बार 11th रैंक मिला है और सब रजिस्ट्रार का पोस्ट मिला है। तो सबसे पहले आप अपना बताइए कि आपको ये मोटिवेशन कब मिला कि मुझे इसका प्रिपरेशन करना है, या आपने कब सोचा था? तैयारी करने के लिए सबसे पहले कॉलेज में जब प्लेसमेंट शुरू हुआ तो मुझे लगा कि मुझे करियर के बारे में एक बार अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक फाइनल मोमेंट था, क्योंकि एक बार जॉब में चला जाता तो फिर काफ़ी कठिन है छोड़ कर आना। तो मुझे लगा एक बार सोचना चाहिए, तो मैंने सोचा, मुझे लगा ये मेरे माइंडसेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा जॉब है, जहाँ मैं लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाऊँगा। और मेरे अंदर एक वो एक माइंडसेट, जैसे मैंने बोला, लोगों के प्रति सेवा भावना बहुत फ़िलॉसफिकल चीज़ है, लेकिन एक एटीट्यूड होता है लोगों का, वो मुझे लगा कि मुझे इसी में जाना चाहिए। हाँ, कई लोगों को होता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद है, तो आपको बाद में लगा कि ये है। और सुना है कि आपके पिताजी भी बीपीएससी जी। में काम करते हैं। अभी वो क्या करते हैं? उनसे भी आपको कुछ प्रेरणा मिली या नहीं? उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। मेरे पिताजी अभी जॉइंट लेबर कमिश्नर हैं, वो 37वीं बीपीएससी से सरकार में आए थे, बिहार सरकार में। और प्रेरणा की जहाँ तक बात है, तो हाँ, मैंने उन्हें बचपन से देखा है, और वो भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो अगर आप मेरे पास अगर ऑप्शन खुला था तो वही देखकर माइंड में आया था कि मुझे भी करना चाहिए, जहाँ पे लोगों को सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। तो आप ये ज़रा बताइए कि आपने सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग की हेल्प ली, कैसे-कैसे क्या किया? मैंने सारी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से ही की है। मैंने किसी कोचिंग से कुछ भी नहीं लिया है। हाँ, लेकिन मैंने मॉक के लिए 1-2 कोचिंग से संपर्क किया था, वहाँ मॉक दिया था मैंने, मॉक इंटरव्यू। और पढ़ाई मैंने, जैसे मैंने बोला, सेल्फ स्टडी से ही की है, और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनसे ही की है। अच्छा, आपने अभी कोचिंग नहीं लिया या शुरू से ही कोचिंग नहीं लिया? फाउंडेशन के लिए भी कोचिंग नहीं लिया? बी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया। मैंने शुरू ही किया, जैसे टॉपर्स के वीडियोज़ होते हैं इसी तरह। तो मैंने वो देखा, मुझे लगा स्टैंडर्ड बुक्स क्या है, मैंने उस पे टाइम दिया सोचने पे, तब मैंने फिर शुरू किया खुद से ही। कोविड का टाइम था ना 2020 में, हुँ। तो मुझे कहीं जाने का भी मौका नहीं मिला, दिल्ली सब बंद था उस समय। यहीं से शुरू किया, तो यहीं पे हूँ। ये तो बढ़िया कि आपने घर से सारा चीज़ किया। तो आप अपना एक डेली टास्क जो है, शेड्यूल जो है, वो आप क्या फ़ॉलो करते थे या कुछ नहीं फ़ॉलो करते थे? ये सब ज़रा बताइए। रूम में रहते थे, क्या का क्या? आपका पूरा 24 आवर्स का एक ब्रीफ आप इंट्रोडक्शन देना चाहिए, कैसे क्या करते थे? ज़रा ये बताइए, ऑल अराउंड द ईयर। अ, क्योंकि इसमें समय काफ़ी लगता है, 1 साल की पढ़ाई, 1 साल एग्ज़ाम, तो एक प्रॉपर रूटीन ऐसा नहीं होता कि हर दिन सेम हो। मेरा घंटे का कोई रूटीन भी नहीं था। हाँ, सोना था, वो 7 से 8 घंटे सोना काफ़ी ज़रूरी है। पढ़ाई आपका ये होना चाहिए कि आप जो सोचे हैं, आज जो कंप्लीट करना है टारगेट, वो आपका किसी भी हाल में कंप्लीट हो। ये नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। और फिर जो नॉर्मल रूटीन रहती है, क्योंकि मैं घर में रहता हूँ, तो थोड़ा फ़िटनेस पे भी ध्यान देना पड़ता है वो, क्योंकि घर में बैठे-बैठे। तो मैं रनिंग करता हूँ, रनिंग का मुझे शौक है, तो शाम में 1 घंटे, आधे घंटे में निकल जाता हूँ बाहर। फिर दिन में वही नॉर्मल रूटीन, पढ़ाई सुबह का टाइम में ज़्यादा मैं पढ़ता था, क्योंकि वो एक वो फ्रेश टाइम होता है, और रात में मुझे पढ़ने की आदत है नहीं। तो वही 10 बजे सोना, 6 बजे तक उठना, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, एक शेड्यूल था कि पढ़ना है, सुबह के टाइम पढ़ना है, और फिटनेस पे ध्यान देना है, यही। ऐसे कई एस्पिरेंट्स का, कई स्टूडेंट्स का, या जो इसमें नहीं भी कर रहे हैं, उनका भी एक ये रहता है मन में कि इंजीनियरिंग है, उसका कुछ एड मिलता है। तो आपको क्या लगता है, आपने इंजीनियरिंग किया, उसका आपको कुछ एड मिला या कुछ नॉर्मल ही था? मैंने इंजीनियरिंग किया तो उस समय तो इतना नहीं सोचा, लेकिन बाद में मुझे लगता है, जैसे आपने प्रश्न पूछा, इंजीनियरिंग करने से एक फ़ायदा
मिलता है कि आपका माइंड हैज़ अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। आपका माइंड में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है कि आप प्लानिंग कैसे कीजिएगा, शेड्यूलिंग कैसे कीजिएगा। थोड़ा एनालिटिकल माइंड डेवलप हो एनालिटिकल जाता माइंड है। डेवलप हो जाता है। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, पढ़ना सबको वही है आर्ट्स के विषय, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो बाद में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बस आपका एक माइंडसेट मैं कह सकता हूँ, मुझे लगता है जहाँ तक कि थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर बढ़ जाता है। एक आप जो है प्रॉपर पाथ जो है उसको फॉलो करने लग जाते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब के लिए। तो ये तो हो गई। इसके बाद आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे उनको फॉलो करना चाहिए? थोड़ा बुक्स के बारे में ब्रीफ में, बहुत लंबा नहीं जाऊँगा, लेकिन आप थोड़ा-सा ब्रीफ में बता दीजिए क्या-क्या? अ, अगर कोई घर मैं से पूछता हूँ आपसे थोड़ा रैपिड, जैसे कि करंट के लिए आप क्या फॉलो करते हैं? करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स के लिए मैं मैगज़ीन फ़ॉलो करता हूँ, महीने-महीने जो आता है विजन आईएएस की मैगज़ीन आती है। उसके बाद जो न्यूज़पेपर है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। नोट्स आप बनाएँ या ना बनाएँ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन पढ़िए क्योंकि वो आपके माइंड में रहेगा जो पढ़ा हुआ है रोज़ का रोज़। और मंथली तो है ही तो मंथली। आप न्यूज़ पढ़ते हैं या उसका किसी ने वीडियो डाला उसको देखते हैं? पीआईबी वगैरह देखते हैं? नहीं, मैं वीडियोज़ नहीं देखता क्योंकि फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है उसको सर्च करने और उसके वीडियोज़, क्योंकि काफ़ी सारे आजकल आ रहे हैं। हुँ। तो मैं पहले हिंदू पढ़ता हूँ, द हिंदू, किसी भी टाइम सुबह ही ज़्यादातर। उसके बाद मैं विजन आईएएस का महीने के बाद जो आता है, उसको जो भी देखा सब कुछ नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर देख के जो इम्पोर्टेंट लगे उसको सेलेक्टिवली पढ़ना है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप पहले आपका सोशल नहीं था, आपका ग्रेजुएशन तक सोशल आपका मतलब उतना नहीं हो रहा होगा, 10th तक होगा, तो उसके बाद जो है तो उसमें आपको कुछ दिक्कत हुई? कि सारे इसमें सोशल साइंस का ही विषय है, तो उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? अ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक मैंने बोला मुझे इंटरेस्ट रहा है हमेशा से आर्ट्स के विषय में। इंजीनियरिंग मैंने किया है, लेकिन मुझे आर्ट्स के विषय में हमेशा से लिखने का या पढ़ने का वो एक नेचर रहा है मेरा। तो मैंने 10th में भी जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा था। तो हाँ, मुझे रेफ़र थोड़ा क्योंकि एक छूट जाता है, कनेक्शन छूट जाता है इंजीनियरिंग करने के बाद। तो मुझे एक बार वापस से 11th-12th के एनसीईआरटीज़ पे जाना पड़ा था या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना पड़ा था। तब फिर एक बार फ्लो आ गया वापस जाने के बाद। अच्छा, एक बात बताइए, आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट था? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। तो ये तो आप बोलेंगे कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे बोर्ड मेंबर पक्का आप ज़्यादातर लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि आपने सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की, सॉरी हाँ, इंजीनियरिंग से पढ़ाई की, इधर आप आ गए, तो फिर आपने सोशियोलॉजी लिया, ये आपका सब्जेक्ट भी नहीं था कहीं, तो इसको आपने क्यों चूज़ किया? ऐसा सवाल पूछा गया था क्या आपके ऑप्शन? मेरे इंटरव्यू में ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन अधिकतर लोगों को पूछा जाता है। तो अगर आप अभी पूछिएगा मेरे से तो सिविल इंजीनियरिंग लेकर सोशियोलॉजी, एक तो ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आप कुछ भी ले सकते हो, तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ले सकते हैं। दूसरी बात है कि सिलेबस जब मैंने देखा सबका, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सिविल का भी देखा, तो सिविल इंजीनियरिंग में मुझे लगा कि सिलेबस 4 साल का 1 साल में कवर करना काफ़ी हेक्टिक हो रहा है। और सोशियोलॉजी मुझे लगा कि मैं कवर कर सकता हूँ उसको कम समय में, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्लियर करने का मैटर है, इसमें आपको पीएचडी नहीं करना है। तो मुझे और लगा ऊपर से बीपीएससी में कम ही पूछा जा रहा है, ऑप्शनल का वेटेज है नहीं, क्वालिफाइंग है। वो तो इस बार से हुआ है, वो तो मैं क्योंकि 67 में मैंने दिया तो मैं इसके लिए तैयार था कि मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन अब तो हाँ ऑब्जेक्टिव हो गया है। फिर भी सोशियोलॉजी भी एक लेने का और भी कारण था कि ये बाकी के विषयों में जैसे इससे पेपर आता है यूपीएससी में, अब तो बीपीएससी में भी आ रहा है। तो मेरा मोटो यही था कि ये कम से कम किसी और सब्जेक्ट में हेल्प करे। तो सोशियोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो इससे लिखने के लिए आपको बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल मिल जाता है, ये भी कारण है। कुछ दर्शन शास्त्र के वगैरह, क्योंकि आपको जब लिखना होगा ऐसे तो सारे चीज़ों में के बारे में आपको जानना होगा कि इकोनॉमिक आपको उसमें अपना उस वे से सोचना होगा, सोसाइटी के बारे में सोचना होगा, हिस्ट्री के बारे में, आपको सारी चीज़ के बारे में लिखना होता है। जी। तो ये बातें तो है दर्शक के लिए बता रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा और डिटेल में बताइए कि इससे में आपको क्या-क्या और ज़रूरत पड़ सकती है? क्योंकि कई लोगों का प्रॉब्लम होता है, ऐसे मतलब कुछ लोगों को आसान लगता है, कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए? इससे डिपेंड करता है आपका, मैंने पहले बोला लेवल पे, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। इससे में 3 चीज़ है, कोई भी आंसर राइटिंग में, इससे में ही नहीं। आपके पास कंटेंट है कि नहीं, आपके पास स्पीड है कि नहीं, और आपको लिखने का तरीका आता है कि नहीं। शुरू में ये तीनों चीज़ अचानक नहीं आ जाएगी, वो लिखते-लिखते प्रैक्टिस होता है। ये स्पीड आपको पता होता है, वो आप बढ़ा सकते हो, कंटेंट बढ़ा सकते हो, प्रेजेंटेशन, तीनों चीज़ पे आप अगर काम करो तो अच्छा हो सकता है। तो स्पीड तो लिखते-लिखते बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट आप जीएस से उठा सकते हो, जीएस क्योंकि आप तैयार कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कंटेंट आपके पास काफ़ी हो जाता है एग्ज़ाम आने-आने तक। तो ये तो कंटेंट हो गए, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जैसे कि कई लोग कोचिंग जाना चाहते हैं, तो आप ज़रा ये बताएँगे कि आपको ये सब गाइडेंस कहाँ से मिला सारी चीज़ें का? जैसे अभी आप सबको गाइड कर रहे हैं, उनको गाइडेंस मिल रहा है,
तो ऐसे आपको गाइड कहाँ से मिला था? आपके पिताजी ने मदद किया था या किसी फ्रेंड ने या कहीं ऑनलाइन आपने किसी ने देखा था या कुछ क्या था? आप बताइए ज़रा। गाइडेंस का तो स्रोत बहुत सारा है। यूट्यूब वीडियोस तो है ही, टॉपर्स की वीडियोस तो देखे ही है मैंने, इस तरह से जैसे आप ले रहे हो, तो आप लोग के वीडियोस से। दूसरी बात, मेरे पिताजी, मेरे स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा उनका सहयोग है। वो एक तरह से जॉब करते हुए भी मेरे पढ़ाई पे हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से वो इंक्लूड हुए हैं मेरे पढ़ाई में। चाहे वो 10th-12th में फ़िज़िक्स हो या आज इससे हो। तो जैसे मैं लिखता भी था तो वो मेरा चेक भी करते थे कॉपी। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था मुझे कि कोई आखिरकार मुझे कोई जज कर रहा है। क्योंकि खुद से जज करना सही बात है, सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर कोई दूसरा आपका देख रहा है, आपकी गलतियों को देख रहा है, तो आपको ज़्यादा मालूम पड़ता है। तो पिताजी का सहयोग रहा है। खुद की गलती खुद लोग पकड़ नहीं पाते इसलिए। हुँ। तो आपका पिताजी थे, ये भी एक आपको एज जी। मिला। तो और आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे उनको ये गलतियाँ उन लोग कहाँ करते हैं? आपको जैसे पता होगा, आपको कुछ दोस्त ने भी गलती की होगी या किसी और का भी आपने देखा होगा। तो क्या गलती जो पहले आप कर रहे थे आपने सुधारा या कोई और क्या गलती कर सकते हैं? तो इस गलती में क्या उनको नहीं करना है, उसको कैसे सुधारें? इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? गलती बहुत मल्टी डायमेंशनल चीज़ है, तो मैं कुछ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। जैसे प्रीलिम्स की अगर बात करें, तो लोगों के प्रीलिम्स में का गलती ये होता है कि स्टैटिक कमज़ोर होता है। तो वो करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं। करंट अफेयर ठीक है, मुझे भी दिक्कत होती है, लेकिन स्टैटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो करंट अफेयर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, वो आप नॉर्मल करते रहिए डेली। स्टैटिक क्योंकि अगर वीक रहा तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते, स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब स्टैटिक तो बना रहे हैं। हाँ, स्टैटिक तो हमारा फिक्स है, उतना ही रहेगा। हाँ। करंट तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कहाँ से पूछेगा कुछ पता नहीं, अथाह समुद्र है। तो स्टैटिक आपको एकदम पकड़ बनानी पड़ेगी, ताकि वो आप जो दूसरे कर रहे हैं वो आप भी कर सकें। वो तो मिनिमम है, वो प्री रिक्विजिट है कि आप स्टैटिक को अच्छे से कर रहे हैं। करंट गलती भी हो गया तो वो भरपाई हो जाएगा। दूसरी गलती की मैं बात करूँ तो लोग साइकिल में फंसते हैं। एक प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और मेंस दे के नहीं हुआ, तो आधा साल ऐसे ही बीत जाता है। तो आप प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड वे में कीजिए कि मेंस और प्रीलिम्स साथ में कीजिए। मैं तो कहूँगा मेंस पहले कीजिए तब प्रीलिम्स पे जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स कोई पढ़ लेता है तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो लिखने की क्षमता ही नहीं होती है उसमें। तो एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़िए और ऐसा कीजिए कि आपका प्रीलिम्स भी निकले, मेंस भी निकले, इंटरव्यू भी निकले। ये नहीं कि अब फिर इंटरव्यू के बाद फिर से प्रीलिम्स देना पड़ रहा है, वो फिर 1 साल का फिर से साइकिल। तो फँसिए नहीं उसमें। हाँ, काफ़ी टीडियस हो जाता है और लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये तो एक बात जो आपने कही कि मेंस, और एक और इसमें प्रॉब्लम है कि मेंस के लिए टाइम भी ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पहले तो थोड़ा मिल भी जाता था, अब तो और भी नहीं मिलेगा हुँ। क्योंकि अब सारी चीज़ सिस्टमैटिक हो गई है। अच्छा, एक बात और आप बताइए कि आप यूपीएससी का भी कर रहे थे प्रिपरेशन, बीपीएससी का भी। तो दोनों को साथ में और क्या अंतर आपको लगता है कि कई लोगों को किस पे ध्यान देना चाहिए? ये बताइए? अ, कई लोग दोनों एग्ज़ाम साथ में कर लेते हैं, हुँ। तो मेरा है कि मैं किसी एक चीज़ पे ही फ़ोकस कर पाता हूँ एक बार में, मेरा ये रहा है। मैंने जब यूपीएससी में कर रहा था तो वो दिया था, जैसे बीपीएससी इस बार दिया है मैंने, तो मैंने इस बार का यूपीएससी नहीं दिया था। तो मेरा है कि किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करना है, लेकिन हाँ, कुछ लोग दोनों साथ में भी करते हैं। तो वही है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। सिलेबस में अगर अंतर की बात करें तो अब ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, क्योंकि 68 से सिलेबस काफ़ी हद तक सेम हो गया है। अंतर कहाँ आता है? बिहार के करंट अफेयर और बिहार के जीएस में। तो इससे भी अब आ ही गया है, तो सब कुछ अच्छा, सेम ही है। एक बात और बताइए, सारा चीज़ तो सेम हो गया, अभी जैसे कि आपसे 2 सवाल पूछूँगा। पहला एक सवाल ये कि आप जो ये बता रहे हैं कि तो ये आंसर राइटिंग में जैसे जीएस 2 इसका काफ़ी लंबा है। यूपीएससी के मुकाबले भी जीएस 2 इसका ज़्यादा लंबा है, उसमें 4 है, इसमें 2 पेपर है। तो इसके लिए आप आंसर राइटिंग के लिए आपको कितने दिन में ये सही हो गया था? और कैसे-कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, ज़रा ये बताइए आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग डिपेंड करता है, फिर से मैं बोलूँगा, इंसान पे। आपका कंटेंट है कि नहीं आपको पता होता हुँ। है ना? तो आप पहले लिख कर देखो, कुछ भी लिख कर देखो शुरुआत में। आपको जो भी आ रहा है, जो भी आपके समझ में है, क्वेश्चन उठाओ, इनसाइट्स आईएएस वगैरह जो भी वेबसाइट आपको क्वेश्चंस देते हैं डेली बेसिस पे, कुछ भी आप लिखो। आप एनालाइज़ करो कितने देर में लिख रहे हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बीपीएससी में। 5-5, जैसे मैंने बोला, 5-5 पार्ट आ रहे हैं कंपल्सरी क्वेश्चंस में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस कंप्लीट करो। तो टाइम मैनेजमेंट लिखने से ही आएगा, आप लिखो। मैं नहीं कहूँगा रोज़ लिखो, कम से कम पहले पढ़ो और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले रोज़ कम से कम 2 क्वेश्चंस लिखो। तो लिखो और उसको एनालाइज़ करो कि आप और इसको अच्छा कैसे बना सकते हो और इसको क्रेडिबल कैसे बना सकते हो। उसमें डेटा डालो, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालो, स्टैटिस्टिक डालो, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो कितने लोग गरीबी से बाहर है, जैसे अभी डेटा आया है करीब
तो आपके पास जो भी डेटा है उसको आप पुट करने का कोशिश क्रेडिबल करेंगे। बनाने के हाँ। लिए उसको आप चेक करने वाले को लगना चाहिए कि ये बंदा एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो लग रहा है कि ये जानता है। आप सीधा लिखोगे कि गरीबी से लोग बाहर आए, विमेन का उद्धार हुआ, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो एक जनरल एक कोई भी डेटा लिख आपके सकता पास है। रहेगा तो ज़्यादा सुंदर माना जाता है, नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, वो लगता है कि ये एक इन्फॉर्मेटिव आंसर है, एक क्रेडिबल आंसर है, ऑथेंटिक आंसर है। और ये कैसे होगा, तो आपको एक डेटाबेस तैयार रखना पड़ेगा माइंड में, या फिर आप एक डायरी बना लो कि विमेन पे क्या क्या डेटा है आपके पास, लेबर पे क्या क्या डेटा है, जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, कोई सर्वे आया, कोई रिपोर्ट आया, कोई इंडेक्स आया, तो उसको आप नोट करते जाओ और रिवाइज कर लो 2-3 बार। और मैंने आपको बोला था 2 सवाल पूछूँगा, दूसरा सवाल मेरे मन में ये था कि कई लोग बोलते हैं कि बिहार स्पेशल जो है, मतलब तो उसी में आ जाता है, लेकिन बिहार स्पेशल के लिए कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा डेटा अवेलेबल या बुक उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, हिंदी में अवेलेबल है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? बिहार समग्र जैसे एक बुक आती है, जीएस प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जो भी है, वो इंग्लिश में भी आती है, तो इसकी कोई दिक्कत अब है नहीं, और उससे ज़्यादा पढ़ने की मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है। करंट अफेयर्स की जो भी मैगज़ीन है वो इंग्लिश में भी आती है, जैसे मैंने दृष्टि आयोग इसका ज़िक्र हाँ, किया था। करंट अफेयर्स तो आ जाती है, लेकिन इस बिहार स्पेशल कुछ एक जो बुक्स जो ज़्यादा पॉपुलर है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं है अवेलेबल, वैसा बुक नहीं है। नहीं, नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा पहले ये प्रॉब्लम होगा। जितने भी टॉपर्स हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से ही हैं। तो ये अब कोई भेद रहा नहीं, और इंग्लिश में बुक, जैसे मैं बोला बिहार समग्र, मैं इंग्लिश में ही मैंने पढ़ा था, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है जहाँ तक। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और अपने तरफ से कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, ये बताइए? अ, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या मैं यही बोलना चाहूँगा कि धैर्य रखिए, ईज़ियर सेड देन डन। कठिन है, लेकिन धैर्य रखिए। ये पता कब चलता है, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आता है, कि आपने जो मेहनत किया, जो कि एक एंडलेस टनल लग रहा था, लेकिन जब लास्ट में लाइट दिखता है तो लगता है धैर्य सफल हुआ। हिम्मत रखिए और विश्वास रखिए कि हम कर लेंगे। कोई और आप पे विश्वास नहीं रख सकता, आपको खुद अपने आप पे रखना पड़ेगा। काफ़ी इन्होंने सुंदर बात कही, और एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बीच में भी बोला था कि ये 2 चीज़ों पे ये नहीं रख पाते, मल्टीटास्किंग में लोग जाते हैं और फँस जाते हैं। कई लोगों के साथ ये होता है, कई लोग कर लेते हैं, प्रॉब्लम है। जैसे इन्होंने पीछे भी लिख के रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, डू इट विथ पैशन और नॉट एट ऑल। तो ये जो इन्होंने लिख रखा है, इनके जो विचार है वो इससे भी मैच कर रहे हैं। ये जो करना है उस पे पूरा पूरा झोंक दो या फिर ना करो। तो अगर आपने डिसाइड किया, आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, तो आप करेंगे अच्छे से, तो एकदम पूरा एक तरफ से कीजिए। आप अब दोनों 2-3 के पीछे में पड़ेंगे। कई लोग बोलेंगे कि यूपी पीसीएस भी दे देते हैं, एमपी पीसीएस भी दे देते हैं, बीपीएससी भी देते हैं, सब दीजिएगा आपके पास, तो आपको एग्जाम देते देते तैयारी की टाइम ही नहीं मिलेगी। हाँ, दो दो आप चूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उतना ठीक रहेगा, लेकिन ज़्यादा आप चूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्या मैंने सही कहा ना आपके हिसाब से? और क्या होना चाहिए? जी, जी, सही बात है। जैसे आपने बोला कई लोग कर लेते हैं, तो जो कर लेते हैं उनके लिए ठीक है, वो ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बेटर करते होंगे। लेकिन वही है कि अगर आप एक फ़ोकस रखिएगा, जैसे आपने बोला 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी, बीपीएससी अगर आप रख रहे हैं, तो साथ में डुएबल है, और हार्ड वर्क से और स्मार्ट स्ट्रेटजी से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप थैंक यू।